जैसे कि पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, जो मैक्सवेल के इक्वेशन है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बेसिक प्रॉपर्टी को जानेंगे और ये बेसिक प्रॉपर्टी कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर स्टैटिक कंडीशन में है और डायनेमिक कंडीशन में तो क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। फिर यही चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होता है, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल है, तो उसके चारों ओर सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होता है और ये किस स्पीड से मूव करते हैं मीडियम में। यानी हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं मोबाइल के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के थ्रू, तो किस स्पीड से वो ट्रेवल करता है। तो वो मैं आपको आज मैक्सवेल के क्वेश्चन से ये दिखाया जा सकता है कि उसकी जो स्पीड होती है सबसे फास्टेस्ट होती है और लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यानी हम जो इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं एक दूसरे को, वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। इसको मैक्सवेल ने सबसे पहले शो करके दिखाया था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है Q, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये रेस्ट कंडीशन में है। तो आपको मालूम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल स्टैटिक कंडीशन में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसके चारों ओर। ये तो आप अच्छी तरह जानते हो। इसी के इर्द गिर्द पूरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें चार्ज पार्टिकल स्टैटिक कंडीशन में होता है, डायनेमिक कंडीशन नहीं होता, मोशन में नहीं होता है। ठीक है। तो व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज रेस्ट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अराउंड इट, उसके चारों ओर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है और एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है वो मीडियम में रेडिएट नहीं हो पाएगी, वो शॉर्ट रेंज में ही रहता है, उसके बाद डिसअपियर हो जाता है। तो यहां पर यह होगा कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस बट एनर्जी इज नॉट रेडिएट। लेकिन स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, यानी उसकी स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, v इज नॉट कांस्टेंट, v इज नॉट कांस्टेंट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, या फिर कोई बोल सकते हैं ऑसिलेटिंग चार्जेस या फिर एक्सेलरेटेड चार्जेस ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट मीन्स उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, साथ में जो इंफॉर्मेशन है या एनर्जी भी रेडिएट होता है। एनर्जी इज आल्सो रेडिएटेड इन ए मीडियम। तो फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि चार्ज अगर स्टैटिक कंडीशन में तब क्या होगा, अगर चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तब क्या होगा, अगर चार्ज एक्सेलरेट है यानी उसकी स्पीड या तो कम हो रही है तो ज़्यादा हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तब क्या होता है। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पार्ट है ये आपका किससे रिलेटेड है, दिस पार्ट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये एक्सेलरेट हो रहा है, अगर उसकी स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट होगा ही, साथ ही साथ जो ऑसिलेटिंग जो चार्ज जो ऑसिलेट कर रहा है, जो एक्सेलरेट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम में ट्रेवल करेगा लाइट की स्पीड से। क्लियर? अच्छा, पहला पॉइंट तो ये हुआ, आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट, मैक्सवेल के जो 4 इक्वेशन है, उन 4 इक्वेशन के बेसिस पे मैक्सवेल ने शो करके दिखाया कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर और वैक्यूम में ट्रेवल करता है, व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल एयर और वैक्यूम, तो देन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द स्पीड ऑफ electromagnetic wave in vacuum or air, and this speed is related to the magnetic and electric constant
और मैक्सवेल ने इसको प्रूव करके दिखाया है अपने इलेक्ट्रोडायनेमिक इक्वेशन के बेस पे C इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0। और जब μ0 और ε0 की वैल्यू अगर आप यहां रखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो किसी चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेटिंग होने से क्रिएट हो रहा है, यानी कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है या एक्सेलरेट हो रहा है, तो मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट हो रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट भी होंगे और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट भी होंगे, और दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और जिस डायरेक्शन में एनर्जी रेडिएट होता है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट होता है, उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। इसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस इक्वेशन से क्या आपको मैसेज मिल रहा है? इससे ये मैसेज मिलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली में लाइट वेव है, एंड दिस इज द स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड लाइट के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड लाइट दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है। लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब लाइट। ये दूसरी प्रॉपर्टी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी वैक्यूम में या एयर में ट्रेवल करता है तो सबसे फास्ट स्पीड से मूव करता हो, और ये नेचर का सबसे एक्सट्रीम स्पीड है। इससे ज़्यादा स्पीड किसी मटेरियल पार्टिकल की हो नहीं सकती। अब चूंकि लाइट जो होता है मटेरियल पार्टिकल होते हुए उसका रेस्ट मास 0 होता है, इसलिए वो सबसे मैक्सिमम स्पीड से मूव करता है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हुई। तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तीसरी प्रॉपर्टी क्या देखिए? तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर और वैक्यूम को छोड़कर किसी अनदर मीडियम में ट्रेवल करता है, तो व्हाट विल बी द चेंज इन स्पीड? तो थर्ड पॉइंट, द थर्ड, when electromagnetic wave travels in a medium except air or vacuum। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एयर और वैक्यूम को छोड़कर किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तब क्या होता है? और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये। इसी केस के बेस पे हम रिफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं। रिफ्रैक्शन में क्या होता है उसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। तो मैक्सवेल के इलेक्ट्रोडायनेमिक इक्वेशन के बेस पे व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रैवलिंग in another medium except air or vacuum, then the speed of the electromagnetic wave is given by the relation V is equal to 1/μ and ε0। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन के बेसिस पे देखिए, अब यहां पर क्या है? म्यू। व्हाट इज द म्यू? म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, and epsilon is the permittivity of मीडियम। उस मीडियम का इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और उस मीडियम का मैग्नेटिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, इन दोनों के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। और जैसे कि आपको मालूम होगा ये म्यू आर जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, और आपको मालूम होगा रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है μ/μ0। सिमिलरली एप्सिलॉन आर इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ये होता है ε/ε0। तो यहां पर म्यू की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स μr/μ0, और यहां पर आ जाएगा एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी εr/ε0। तो इस वैल्यू को जब उठा के इस इक्वेशन में रखोगे तो क्या मिलेगा आपको? देखिए 1/√μ, म्यू की जगह μr μ0
इंटू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा आपका ऐसा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इसको एक साथ, और म्यू आर एप्सिलॉन आर इसको एक साथ। और अभी मैंने आपको बताया ये वैल्यू होती है सी के इक्वल, सी अपान अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एयर और वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी इस एक्सप्रेशन को सी के इक्वल लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय दिस। तो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग इन अनदर मीडियम एक्सेप्टिंग एयर और वैक्यूम, एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम। तो अब इस चीज को अब देखिए यहां रखिए, तो क्या मिलेगा आपको? तो ये हो जाएगा सी अपान अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा म्यू आर एप्सिलॉन आर, और ये होगा सी अपान वी। अगर हमारा जो मीडियम है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, म्यू आर इज वी टेक द 1, तो देन v इक्वल्स टू आ जाएगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा, तो ये आएगा अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एप्सिलॉन आर इज सी अपान वी। इसी को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है आपके लाइट के रे ऑप्टिक्स में है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है। ये फार्मूला आपको बता भी रहा है, देखिए ये फार्मूला आपको क्या सजेस्ट कर रहा है? ये फार्मूला आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि देखिए, ये फार्मूला आपको ये सजेस्ट करता है कि एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एप्स अंडर रूट एप्सिलॉन आर इज सी अपान वी। इसको अगर थोड़ा इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू सी अपान अंडर रूट। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए ये तो एक्सट्रीम वैल्यू है, इसमें कुछ डिवाइड करेंगे तब v की वैल्यू आएगी, दैट मीन्स v इज ऑलवेज लेस देन टू c। तो इससे ये पता चलता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर और वैक्यूम को छोड़कर किसी अनदर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो उस समय स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लेस देन टू द स्पीड ऑफ द लाइट। यानी इससे ये साबित हो जाता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम लाइट वेव भी बोलते हैं क्योंकि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई बुनियादी फर्क नहीं है, किसी अनदर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो उस कंडीशन में उसकी जो स्पीड है वो हमेशा कम हो जाएगी। और इसी स्पीड के कम हो जाने से जो लाइट रे ऑफ रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की ओर या तो दूर हट जाएगी या तो पास आ जाएगी। तो कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का जो कॉज है वो मैक्सवेल के इक्वेशन से ही आप समझ सकते हो कि जब भी लाइट किसी एयर और वैक्यूम में जाता है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, लेकिन किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो उसकी स्पीड v हो जाएगा और v की वैल्यू हमेशा c से कम होगा। तो इसके डेविएशन से, स्पीड के डेविएशन से, स्पीड के वेरिएशन से लाइट उसका जो रे है वो डेविएट हो जाता है, उसका पाथ डेविएट हो जाता है, या तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है, नॉर्मल से दूर हट जाता है। नॉर्मल से दूर हटेगा या पास आएगा, इट इज डिपेंड ऑन द व्हाट इज द नेचर ऑफ द मीडियम। अगर एयर और वैक्यूम है तो रेयर मीडियम हो गया एज कंपेयर टू द अनदर मीडियम। तो अगर रेयर मीडियम में जा रहा है तब तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन अगर किसी ऐसे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ज़्यादा डेंस मीडियम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। क्लियर? तो मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो बेसिक प्रॉपर्टी को मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर और वैक्यूम में ट्रेवल करता तो उस समय क्या होता है, ठीक है, उस समय सबसे ज़्यादा स्पीड होती है और उस स्पीड की जो वैल्यू है लाइट के इक्वल आती है। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो उस समय उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। और इसी वजह से जब लाइट इंसिडेंट रे जब किसी दूसरे मीडियम में अंदर ट्रांसमिट करता है, एयर से वाटर में ट्रांसमिट करता है, एयर से वाटर में जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो कारण है, ये जो रीजन है, ये मैक्सवेल के क्वेश्चन से ही मिलता है। तो इस बेसिस पे आप एक और चीज निकाल सकते हैं, on the basis of the speed of the light, on the basis of the speed of the light, you can determine the refractive index of the any medium with respect to another. तो इसमें अगर आप चाहें तो
ये भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई, क्या कि स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर और वैक्यूम, स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम, और ये वैल्यू आती है अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट, इसी को बोलते हैं एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर टू ग्लास। When the light ray, when the ray of the light is goes from air to glass, so then refractive index of the glass with respect to air is given by the speed of the light in air, speed of the light in glass. The ratio will be equal of the refractive index of this medium, glass medium. तो रिफ्रैक्शन का जो कारण है वो मैक्सवेल के इक्वेशन से निकलता है। तो रिफ्रैक्शन वाला जो टॉपिक है, आप जो रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हो, वो सब इसी से रिलेटेड है। तो रिफ्रैक्शन निकालने का और भी तरीका, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के थ्रू भी निकाल सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, कितना बेंड हुआ, साइन आई अपॉन साइन आर, उस बेसिस पे भी आप निकाल सकते हो। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैक्सवेल के इक्वेशन से ही आता है। तो मैक्सवेल के दो इक्वेशन है, उसको मैं लिख देता हूं आपके नॉलेज के लिए, और फिर से लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद हम उसके थर्ड प्रॉपर्टी को मूव करते हैं। तो मैक्सवेल ने दो इंपॉर्टेंट तीन चीजें मैंने बताया। पहली चीज, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो ऑलवेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट होंगे ही, साथ ही साथ मीडियम में एनर्जी रेडिएट होगा। और ये जो एनर्जी है लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा अगर एयर और वैक्यूम मीडियम है। तो अगर मीडियम कोई दूसरा है तो फिर इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, इट इज डिपेंड ऑन द व्हाट इज द नेचर ऑफ द मीडियम। पहली चीज ये। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इक्वेशन, कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर और वैक्यूम में ट्रेवल करता तो उस समय स्पीड जो उसकी होती है, स्पीड ऑफ द लाइट, सी द स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और ये दिया जाता है अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। दिस स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कांस्टेंट। उस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो मैग्नेटिक कांस्टेंट से दिया जाता है। म्यू नॉट यहां रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एयर और वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है। और तीसरा मैंने अभी आपको बताया कि अगर इसको छोड़कर किसी अनदर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो वी द स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ EM वेव इन ए मीडियम, और ये आता है आपका 1/√μ एप्सिलॉन नॉट। इसी को सिंप्लीफाई करके हम निकालते हैं तो वो आता है C/V = √एप्सिलॉन नॉट R, और इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एयर से ग्लास में जा रहा है लाइट, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर, C, द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए ग्लास इज V, द C/V गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये तीन चीजें थी। अब चौथी चीज की ओर मूव करते हैं स्टूडेंट। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? अब मैंने जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चलिए उसको करके दिखाते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो आपको यह मालूम है कि जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के किसी भी ऑसिलेशन को यू कैन एक्सप्रेस द साइन और कोसाइन फंक्शन। तो यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को लिख रहा हूं। मैं इसका अगर डायग्राम बनाऊं, अच्छा इसको मैं ऐसा कई तरीके से लिख सकता हूं। मैं जो सबसे फ्रिक्वेंटली यूज होता है उस तरीके से लिख रहा हूं। E0 पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइन या कॉस दोनों में लिख सकते हैं। और यहां पर आपका आता है कि अब किस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, तो ये मान लीजिए जेड डायरेक्शन, के जेड लिखेंगे -ωt। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है सपोज आई डायरेक्शन में अलोंग टू एक्स एक्सिस, जेड यहां पर आएगा, यानी किस डायरेक्शन में आपका वेव प्रोपोगेट हो रहा है। ऐसे B0 साइन के जेड ωt, और ये आपका J। तो इसको अगर हम ऐसा दिखाएं, ये सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है,
जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए मीडियम में आगे ट्रेवल कर रहा है, ये वाई मैग्नेटिक फील्ड। तो जो जेड एक्सिस होगा स्टूडेंट, थोड़ा मैं इसको अच्छे से बना देता हूं, ये आपका जेड एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स वाई, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो जेड एक्सिस होगा जेड, ये जो मैंने यहाँ जेड लिखा, अब इसके के बारे में बात करेंगे, इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका एक्सप्रेशन ये एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट है, तो जेड एक्सिस में आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस डायरेक्शन में एनर्जी को रेडिएट करते हुए जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्स और वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि के और ओमेगा के बारे में बात करते हैं। हियर के को बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन वेक्टर या कांस्टेंट, इट इज डिनोटेड बाय द के एंड दिस विल बी इक्वल ऑफ द 2 पाई अपॉन लेम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पर ओमेगा क्या है स्टूडेंट? ओमेगा इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी एंड 2 पाई कैपिटल टी 1 अपॉन टी को न्यू लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब देखिए बड़ा आपको इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा कि अगर ओमेगा में के को डिवाइड करेंगे, ओमेगा अपॉन के करके देखिए, ओमेगा आपका 2 पाई न्यू अपॉन के 2 पाई अपॉन लेमडा, और ये 2 पाई कैंसिल हो गया और ये न्यू लेमडा है, और न्यू लेमडा ये आएगा सी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव and propagation constant, the ratio of the angular frequency to the propagation constant, this gives the speed of the light। यानी किसी भी टाइम पर ओमेगा और टी का वैल्यू, द रेशियो ऑफ द ओमेगा एंड के इज ऑलवेज स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ। या इसी को और भी हम थोड़ा और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो फोर्थ एक्सप्रेशन हुआ, फिफ्थ पॉइंट हुआ एट एनी इंस्टेंट टाइम द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, या उसके पीक वैल्यू से कंपेयर करो, इज ऑलवेज सी स्पीड ऑफ द लाइट। अगर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर और वैक्यूम में जा रहा है तो वो उसके स्पीड को शो करता है, और सी मैंने अभी भी बताया ओमेगा अपॉन के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो जो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर ध्यान देना है कि जो आपका जो के है ना, के के साथ के जो है ना, ये बताता है कि किस डायरेक्शन में आपका एनर्जी रेडिएट हो रहा है, प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ओमेगा तो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो किसी भी टाइम के और डब्ल्यू को डिवाइड करोगे, के इज डिवाइड बाई डब्ल्यू एंड दिस वैल्यू इक्वल ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट। यानी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मीडियम में ट्रेवल कर रहा है लाइट की स्पीड से, या अगर कोई दूसरा मीडियम है तो जो भी स्पीड होगा उसके स्पीड को बताता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अगर मैं और ऐसे लिखूं तो के को इसके साथ लिखेंगे, या ई के इक्वल्स टू बी डब्ल्यू, बी ओमेगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, ई के इक्वल्स टू बी डब्ल्यू। तो ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको, एग्जाम में बोलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो कई लोग से बनता नहीं है क्योंकि हम उसको सही तरीके से जान नहीं पाते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जो ऑसिलेट हो रहे हैं, जो वाइब्रेट हो रहे हैं, तो उनका किसी भी टाइम पर उनका रेशियो, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज speed of the light, speed of the electromagnetic wave, and this will be equal of the W upon K. W the angular frequency, K the propagation constant। ठीक है, इससे एक बात और, क्या छठी बात क्या समझ में आ रही है आपको कि E अपॉन B इक्वल्स टू C। तो अगर B की वैल्यू निकालूं स्टूडेंट तो ये आएगा E अपॉन C।
तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू न्यूमेरिकल्स या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। वो क्या है देखिए, वो ये है कि अब देखिए कि बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ भी वैल्यू होगा, मान लीजिए 10 वोल्ट पर मीटर है, 10 वोल्ट पर मीटर। इसको मैं लाइट की स्पीड से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, नेग्लिजिबल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू। तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है। तो बी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एक क्वेश्चन छठी प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इसको मिटा देता हूं। 6 प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, यह आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई इलेक्ट्रॉन है जिस पर चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रेजेंस में मूव कर रहा है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों अवेलेबल होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। द फोर्स विल बी ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। वाई? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इतना नेग्लिजिबल होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। और ये कितना फोर्स अप्लाई करेगा, F इज इक्वल टू स्मॉल ई, इतना फोर्स अप्लाई करेगा। द फोर्स ऑन ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय स्मॉल ई एंड कैपिटल ई। और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू क्या होगा, फोर्स नहीं के बराबर होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी नेग्लिजिबल है कि वो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। अगर वो उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट वैल्यू होती तो डेफिनेटली वो उस पर फोर्स अप्लाई करता है। तो अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा, दिस फोर्स इज ड्यू टू ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये छठी प्रॉपर्टी का एक एमसीक्यू हुआ, आपको क्लियर हुआ। उसके बाद आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी समझ में आ गया। इसके अगले वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल बताऊंगा, 6-7, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। आज हम उसके बेसिक प्रॉपर्टी को जान रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या, उसको जान लेते हैं स्टूडेंट। देखिए, 7वीं प्रॉपर्टी, 6 हो गया, 7वीं प्रॉपर्टी। चलिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम में लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, अगर मीडियम हमारा एयर और वैक्यूम है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। तो यहां पर एनर्जी कैरीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द U, and UE the energy density of the electric field and energy density of the magnetic field। अब इससे आपको क्या कंक्लूजन निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये U और स्मॉल सबस्क्रिप्ट E लिखा हूं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होता है स्टूडेंट हाफ एप्सिलॉन नॉट एंड E स्क्वायर। E इज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। और मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी क्या होती है, इसको बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक डेंसिटी ऑफ, या एनर्जी डेंसिटी, ऐसे वैसे लिखो जैसे ऊपर लिखे थे, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये होगा आपका स्टूडेंट्स हाफ और B स्क्वायर, और यहां पर म्यू नॉट आता है। इन दोनों को यहां पर रखिए तो टोटल नेट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो कितना होगा, देखिए हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे बाय यूजिंग द टू रिलेशन। एक तो होता है हमारे पास
एक रिलेशन क्या होता है, E अपान बी इक्वल्स टू सी, और दूसरा रिलेशन है द स्पीड ऑफ द लाइट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर और वैक्यूम इज 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इन दो इक्वेशन को यूज करके इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए आपको U टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कितना आएगा देखिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट। अब चलिए आप किसी को भी, अब चलिए बी को एलिमिनेट करते हैं, बी इक्वल्स टू ई अपान सी, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, बी इज इक्वल टू सीधा, तो यहां रखते हैं अपन, तो ये आपका होगा एप्सिलॉन नॉट, पहले ये लिख लो आप, 1 अपान 2 बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट। तो स्टूडेंट देखिए क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एज इट इज है, बी स्क्वायर को मैं चेंज कर रहा हूं, बी स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, ई स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, और ये म्यू नॉट। इसको मैंने यूज कर लिया, अब इसको यूज करते हैं, चलिए इसको यूज करेंगे तो क्या होगा देखिए, इसको स्क्वायर करिए, सी वी नो दैट सी इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर आप स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां मुझे ये चाहिए, इस वैल्यू को यहां से रख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 1 अपान म्यू नॉट सी स्क्वायर। तो ये जो स्टूडेंट यहां पर जो है ना, इसकी जगह पर आप इतना रख दीजिए आप, तो नेट एनर्जी कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी U इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E स्क्वायर प्लस हाफ E स्क्वायर, E स्क्वायर तो रहेगा ही, E के टर्म्स में दिखा रहे टोटल एनर्जी को, और इसकी जगह पर क्या लिखोगे, C स्क्वायर की जगह पर आप लिखोगे C स्क्वायर, सॉरी ये एप्सिलॉन नॉट की जगह रखोगे ये, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यानी ये 1 अपान इसकी जगह पर एप्सिलॉन नॉट रखोगे, ये वाला कितना आ जाएगा, तो U इक्वल्स टू आ जाएगा, सेम वही वैल्यू है, रिपीट है 2 बार, तो 2 टाइम्स ऑफ द हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और U इक्वल्स टू हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसका एक्सप्रेशन ये आएगा, और यही चीज अगर आप उसमें करोगे तो उसका भी यही आएगा, लेकिन कैसा आ जाएगा वो, बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट, वैसे ही रखोगे। अब यहां पर मैंने बी की जगह, बी को एलिमिनेट करके ई के टर्म्स में लिखा, अब मैं इसका उल्टा कर सकता हूं, ई को एलिमिनेट करके बी के टर्म्स में लिखूंगा तो ये आ जाएगा, द टोटल एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इज द एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। और ये और एक खास बात ये है, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, और एक खास बात ये है कि ये जो एनर्जी होती है, दिस एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड बाय टू फील्ड्स, यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली शेयर्ड होते हैं इन ए गिवन वॉल्यूम। तो अगली जो प्रॉपर्टी थी 6 के बाद 7th प्रॉपर्टी क्या थी, एनर्जी कैरिड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द सम ऑफ द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और we know that the energy density of the electric field is a half epsilon naught E square, and similarly the energy density of the magnetic field is ये। इन दोनों को ऐड करिए और इन दो इक्वेशन को यूज करके you can express the total energy in terms of the E, in terms of the B। क्लियर? अब एक और खास बात जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। 8वीं प्रॉपर्टी, 8वीं प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है मैं आपको बता देता हूं, ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी
हाँ, वो वहाँ तक हमने बता दिया। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनर्जी डेंसिटी के बारे में। तो बात कर ली हम लोग, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये होता है बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपका, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम पॉइंटिंग वेक्टर भी बोलते हैं, कि यानी किस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रहा है ना। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन क्या है, जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है के, वो डायरेक्शन शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, उसका डायरेक्शन। तो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ चुके हैं। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, द टोटल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई द स्पीड ऑफ द लाइट। यानी आई को लिख सकते हैं एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इंटू पर यूनिट टाइम। और ये एनर्जी, टोटल एनर्जी मैंने अभी निकाला एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको सी से मल्टीप्लाई कर दो तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट निकल जाएगा। या फिर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो ये होगा बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी। तो कभी कभी एग्जाम में इंटेंसिटी दिया रहेगा आपको और आपको ई निकालना है तो आराम से निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा, इसके थ्रू आराम से निकाल लोगे। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। इसको पीक वैल्यू में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये आरएमएस होता है, ये ई आरएमएस होता है ई नॉट अपॉन √2। तो इसको अगर पीक वैल्यू के टर्म्स लिखो, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एप्सिलॉन नॉट ई की जगह ई नॉट स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, या फिर 20, और ये सी तो रहेगा ही, और ये आपका आ जाएगा बी, सेम वही मैग्नेटिक फील्ड के बारे में वही है, आरएमएस वैल्यू जो होता है पीक वैल्यू का √2 टाइम्स होता है। तो ये आपका हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू सी। तो एग्जाम में कभी कभी इंटेंसिटी दिया रहता है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हियर आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई स्क्वायर अपॉन 2 और ये सी, तो ये ई निकल जाएगा आपका। ई कितना हो जाएगा देखिए, ये 2i, ये 2i हो गया, और एप्सिलॉन नॉट और सी और ये √, ऐसा निकल जाएगा। अगर आपको इंटेंसिटी मालूम है तो इजीली, और बाकी ये तो नोन है, एप्सिलॉन नॉट तो मालूम है, सी स्पीड ऑफ द लाइट 2 तो कांस्टेंट है। तो केवल इंटेंसिटी अगर आपको मालूम है तो यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एनी इंस्टेंट टाइम, ठीक है। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड का भी निकाल सकते हो। क्लियर हुआ। तो ये इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड का भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, निकालो। आई इक्वल्स टू बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट सी। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा, ये अच्छा ये नॉट लिखना भूल गया ना, नॉट है यहाँ पर, ये नॉट हो जाएगा, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 2i म्यू नॉट तो रहेगा, और ये सी और ये √, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है एनर्जी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है, उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इसको निकालने का तरीका है कि जो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल एनर्जी एंड मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड ऑफ द लाइट, देन वी विल गेट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट।
अब दो चीज़ें और बात कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो बेसिक प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 9th प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगली प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, देखिए अगली प्रॉपर्टी जो हमारी है वो, अब मैक्सवेल ने तो प्रूव करके दिखा दिया कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों एक ही चीज है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि लाइट का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब लाइट, दोनों एक ही चीज है। फोटॉन, बोसॉन्स पार्टिकल्स, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है, लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और चीजें, इसका जो लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये होता है आपका 0, जिसको हम लोग m0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंटम कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है फॉर रिलेटिविस्टिक वर्जन में pc² प्लस m0 c² होल स्क्वायर। हियर रेस्ट मास इज 0, देन टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फोटोन और लाइट विल बी pc²। ये तो 0 हो गया, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ pc। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव p इज द टोटल एनर्जी अपॉन e, एनर्जी अपॉन c। ये अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस से इंसिडेंट हो रहा है, उसका मोमेंटम p1 कितना है आपका e अपॉन c, ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, फिर रिफ्लेक्ट हुआ ये, तो रिफ्लेक्ट हुआ तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, माइनस e अपॉन c हो गया मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। तो व्हाट विल द चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, तो ये होगा डेल p इज इक्वल टू होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस e अपॉन c, इनिशियल मोमेंटम हो गया e अपॉन c, तो देन द माइनस 2 e अपॉन c। लेकिन अगर ये सरफेस टोटली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये लाइट यहाँ इंसिडेंट हुआ, इसका मोमेंटम कितना है e अपॉन c, और ये एब्जॉर्ब, पूरा का पूरा लाइट एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा है, हो भी रहा तो बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनिशियल तो होगा e अपॉन c, लेकिन फाइनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, दैट मीन्स पी एफ इज इक्वल टू 0। तो देन क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस विल बी, ये आपका हो जाएगा माइनस e अपॉन c। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट इज अ pc। तो p द मोमेंटम, c द स्पीड ऑफ द लाइट, e द टोटल एनर्जी ऑफ द लाइट, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहां पर एक लास्ट बात करते हैं स्टूडेंट, प्रेशर, चूंकि इसके पास मोमेंटम है, क्योंकि फोटॉन्स का मास कितना, अच्छा यहां पर एक और चीज बता, यहां पर रेस्ट मास 0 है, तो व्हाट इज द मूविंग मास ऑफ द फोटोन, मूविंग, हाँ इसको अलग से ही बताया था मिटा के। चलिए तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग मूविंग मास के बारे में बात कर लेते हैं, रेस्ट मास तो 0 हो गया, अब हम लोग बात कर लेते हैं मूविंग मास ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये समझ में आ गया कि m0 0 होता है, रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 0। इसका मूविंग मास कितना होगा, तो हम लोग चलते हैं कि अभी मोमेंटम निकाला था मैं, मोमेंटम इक्वल्स टू e अपॉन c, ठीक है, e अपॉन c, ठीक है। तो ये e का मतलब होगा mc² अपॉन c, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये मोमेंटम आ गया। तो p इज इक्वल टू mc, हियर m इज द मूविंग मास, एक है ना, m इक्वल्स टू p अपॉन c, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। और कैसे लिख सकते हैं मूविंग मास को, E इज इक्वल टू होता है h न्यू, और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E इज इक्वल टू mc²
इन दोनों को कंपेयर करो, दोनों एनर्जी को शो कर रहे हैं, तो एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये जो मूविंग मास होगा एम इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। तो another expression of the moving mass in terms of the frequency and Planck constant, और ये आपका एक्सप्रेशन ऑफ मूविंग मास का इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम एंड स्पीड ऑफ द लाइट। क्लियर? तो इसके पास मास होता है, वो अलग बात है, इसका मास बहुत ही कम होता है, 10⁻36 kg, नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। तो ये मोमेंटम क्रिएट करता है, और जब मोमेंटम होगा तो फोर्स अप्लाई होगा, और जब फोर्स होगा तो प्रेशर भी होगा। तो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? चूंकि इलेक्ट्रॉन का एक मास होता है, मूविंग मास, रेस्ट मास तो जीरो होता है, मूविंग मास होता है बहुत कम होता है, लेकिन होता है। तो जब भी लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन द सरफेस। तो कितना करेगा प्रेशर? इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं, प्रेशर लिख रहा हूं मैं, पी लिखूंगा तो मोमेंटम समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव I अपॉन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटेंसिटी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द लाइट, एंड सॉरी, प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटेंसिटी डिवाइड बाय सी। द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द, और मोमेंटम क्या होता है? बट मोमेंटम P इज द एनर्जी डिवाइड बाई सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका मोमेंटम हो गया। तो मोमेंटम निकालना तो एनर्जी से C को डिवाइड करिए, अगर आपको प्रेशर निकालना है तो इंटेंसिटी को C से डिवाइड करिए। तो इतनी जो चीज़ें थी आपके किससे रिलेटेड थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड थी। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, वो बेसिकली क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैक्सवेल के जो 4 इक्वेशन के बेसिस पे दो इंपॉर्टेंट जितने भी कंक्लूजन मैंने आपको बताया वो मैक्सवेल के इक्वेशन के बेस पे। पहला क्या है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर वैक्यूम और एयर में ट्रेवल करेगा तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, और वो स्पीड होती है स्पीड ऑफ द लाइट। अगर किसी अनदर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम को छोड़कर, तो उस समय क्या उसकी स्पीड थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर और बहुत सारी चीज़ें बताया मैंने, इंटेंसिटी बताया। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर एक्स एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? एक चीज और बताना चाहूंगा लास्ट में, जैसे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है E इक्वल टू E0 साइन, अब यहां पर K की जगह KX लिखता हूं, माइनस X लिख रहा हूं, यानी X डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट हो रहा है, और यहां पर लिखता हूं ओमेगा टी, और ये लिखता हूं X हो गया, X यानी आपका K का डायरेक्शन बता रहा, तो E का डायरेक्शन मान लीजिए आपका X हो गया, Y J लिखता हूं। तो B का डायरेक्शन क्या होगा? B0 साइन KX, X माइनस ओमेगा टी, ये J हो गया, तो ये है आपका J डायरेक्शन या K डायरेक्शन। तो ये कुछ इस टाइप का देखिए, यहां पर जो इक्वेशन उससे पता चलता है कि इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में जो होगा क्या होगा? वो आपका डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो ये आपका हो गया एक्स, ये आपका हो गया एक्स, ये आपका हो गया वाई, और ये हो गया जेड। तो वाई डायरेक्शन में क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जेड डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये इसका इक्वेशन हो गया B इज इक्वल टू B0 साइन KX माइनस ओमेगा टी, ये आपका K डायरेक्शन में, और यही तो ये जो है ना, ये आपका डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन का नॉलेज होना चाहिए, और यहां मैंने आपको बताया कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट या प्रोपोगेशन वेक्टर, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये चीजें हैं, इसको ध्यान से देना। अगले वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ 4-5 न्यूमेरिकल, खासकर जो SC वर्मा की बुक से मैं लिया हूं, उसको मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा।
तो उम्मीद है कि काफ़ी दिनों के बाद मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगला सीरीज डाला है। बीच में कुछ व्यस्तता थी मेरी जिसकी वजह से डाल नहीं पाया। तो उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल में खासकर नीट और आईआईटी लेवल में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, खासकर रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मूविंग मास ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मूविंग मास के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ, फिर उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। और क्या बता सकते हैं, एक और लास्ट चीज़ बता सकते हैं। देखिए, इसको मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ से भी कनेक्ट कर दूंगा। देखिए यहां पर लिख रहा हूं मूविंग मास ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये मूविंग मास क्या है, एम। मैंने अभी बताया एच न्यू अपान सी स्क्वायर होता है स्टूडेंट। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, एम, इसको लिखूंगा एच अपान सी, और ये हो गया न्यू अपान सी। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी हाँ नहीं, ये मोमेंटम के बारे में बता रहा हूं मैं, सॉरी, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या बताया था मैंने स्टूडेंट, P इज इक्वल टू होता है E अपान सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेशर होता है I अपान सी। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट या फोटोन, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, एक ही सभी चीज़ें हैं। ई की वैल्यू होती है एच न्यू अपान सी अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक क्वांटम रेडिएशन फार्मूला। एच न्यू, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो P इज इक्वल टू होगा एच और ये न्यू अपान सी। आपको मालूम है कि स्पीड ऑफ द लाइट जो होता है न्यू लेमडा होता है, प्रोडक्ट ऑफ द न्यू एंड लेमडा। तो न्यू अपान सी चाहिए, तो इसको इधर ले जाओ, या न्यू लेमडा इज इक्वल टू सी। मेरे को क्या चाहिए, लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, सॉरी, न्यू अपान सी इज इक्वल टू 1 अपान लेमडा। तो ये P द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोमेंटम ऑफ द लाइट इज H, और ये हो जाएगा 1 अपान लेमडा, और ये H अपान लेमडा। तो ये आपका हो गया डी ब्रोगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट, कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होता है, इसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है मॉडर्न फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका एक और वीडियो बनाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, खासकर अच्छे न्यूमेरिकल, 4-5 न्यूमेरिकल, कुछ एमसीक्यू मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स का अगला कॉन्सेप्ट आएगा रदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर एटॉमिक मॉडल, उस पर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। यानी मॉडर्न फिजिक्स का पूरा मैं आपको पैकेज दूंगा। तो इसका एंजॉय करिए आप। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, मैंने जो भी इस वीडियो में बताया उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ होता है, आप सबसे पहले कमेंट्स कीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा। उसके बाद अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, और अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल के साथ आपके साथ मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।